बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से। 9 साल के बाद इजरायल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इजरायल में जोरदार उनका स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर इजरायल की संसद तक मोदी का जलवा नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ डिनर पर नेतन्याहू पूरी तरह से भारत के रंग में रंगे हुए नजर आए। इन सबके बीच 27 बड़े फैसले भी लिए गए हैं। पीएम मोदी के 27 घंटे और 27 बड़े फैसले। क्या है मोदी और नेतन्याहू का स्पेशल 27? साइंस से स्पेस तक, हथियार से एआई तक, इजराइल से ऐतिहासिक डील की पूरी डिटेल और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। मोदी ने यरूशलेम में होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में श्रद्धांजलि दी। मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ हुई द्विपक्षीय मीटिंग में दोनों देशों के बीच 27 बड़े फैसले हुए। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी के इजराइल दौरे और दोनों मुल्कों के बीच हुए 27 समझौतों से भारत को क्या मिला। नंबर 1, भारत में नया साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाने में इजराइल मदद करेगा। साइबर सिक्योरिटी सेंटर से साइबर अटैक को रोकने और नेटवर्क से लेकर सिस्टम की निगरानी में मदद मिलेगी। नंबर 2, भारत के गांव और शहरों के स्कूलों तक एआई वाली पढ़ाई पहुंचाने में इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। नंबर 3, भारत में इजराइल एग्रीकल्चरल इनोवेशन सेंटर बनाएगा। इनोवेशन सेंटर फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने और टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती से किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 4, आधुनिक ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, रोबोटिक्स की तकनीक भारत के साथ इजराइल साझा करेगा। नंबर 5, भारत का यूपीआई अब इजराइल में भी चलेगा और जल्द भारत इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। गुजरात विधानसभा के बाहर आज कांग्रेस के विधायकों ने एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में बैनर लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी इस ट्रेड डील को किसान विरोधी बताकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। खेडूत विरोधी ट्रेड डील रद्द करो, रद्द करो।
PM is compromised. शर्म करो. Trade deal. रद्द करो. Trade deal. रद्द करो. Surrender. गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज कांग्रेस विधायकों ने जो है फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने पीएम के ऊपर निशाना साधते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया। कल जो है सदन के अंदर भी इस बात की चर्चा हुई थी और आज फिर से एक बार कांग्रेस आक्रामक होती दिख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। जिग्नेश भाई, क्यों पीएम के नाम को लेकर ये विरोध हो रहा है? क्यों ये विरोध करने की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को? जिस प्रकार से अमेरिका में मोदी जी के चहीते, उनके लाडले गौतम अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस खुल चुके हैं, जिस प्रकार से एप्स्टीन की फाइलों में मोदी जी का नाम खुला है, उसी दबाव के कारण अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के कारण मोदी जी को ट्रेड डील साइन करना पड़ा है। मतलब कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, इस मुल्क का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। और यदि ये ट्रेड डील एग्जीक्यूट हुई तो गुजरात और पूरे देश का किसान बर्बाद होगा, हमारा व्यापार वाणिज्य चौपट होगा। ये न हो, इसके लिए जनता को जागृत करने के लिए गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस नारे के साथ कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पर बीजेपी तो आरोप लगा रही है, बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम दिया है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जो है कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज है। मोदी जी इस बात का जवाब देना कि एप्स्टीन की फाइल्स में उनका नाम क्यों आया है। ऐसे कौन से गुल खिलाए कि एप्स्टीन की फाइल्स में उनका जिक्र मिला है? बताइए ना, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि अमेरिका में गौतम अडानी आपके दोस्त के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही, उस पर आपका क्या कहना है? पीएम यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं रहते तो अमेरिका को ट्रेड डील के लिए ना बोलते। उनको अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने क्यों घुटने टेकने पड़ रहे हैं? क्यों अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर कर दिया? और यदि अमेरिका के दबाव में सीज फायर नहीं किया है तो सीना तान कर दुनिया को कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, मैंने मेरी मर्जी से सीज फायर किया है। क्यों बोलती बंद है? न इजराइल के सामने मुंह में से एक शब्द निकल रहा है, न चाइना के सामने निकल रहा है, न अमेरिका के सामने निकल रहा है। मतलब कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पर भाजपा का सीधा आरोप यह है कि नेहरू से लेकर, अरे भाजपा वालों की क्या औकात है? इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 11-12 साल इस मुल्क की जंग की आज़ादी में जेलों में रहे। तुम भाजपा वालों की क्या औकात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सवाल पूछो? धन्यवाद। हमसे बात करेंगे तो ये थे जिग्नेश मेवाणी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा का काम है आरोप लगाना, पर जिस तरह से सरकार जो है वो काम कर रही है, ट्रेड डील हुई है, उसमें सीधी तरह से प्रधानमंत्री जो है, जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वही बात लेकर कांग्रेस आज विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसी मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। गांधीनगर से कैमरामैन जयमिन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस प्रदर्शनी में लगे पोस्टर्स फाड़ने के आरोप में एनएसयूआई के नेताओं पर कार्रवाई की गई है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में कुलपति चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। आरएसएस के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें एनएसयूआई के कुछ छात्र और नेताओं ने प्रदर्शनी में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा सभी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि कुछ ही घंटों में जो पाबंदी थी उस आदेश को तो वापस ले लिया गया, लेकिन हमारे साथ जो एनएसयूआई के गुजरात के जो नेता शामिल हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या आप लोगों की क्या मांग क्या है आप लोगों की? आप देखिए कि 2 दिन पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में जो एनएसयूआई ने आरएसएस का प्रोग्राम का विरोध किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन सरकार और आरएसएस के दबाव में संगठन के ऊपर केस करती है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के एडमिशन रद्द करने की बात करती है। जो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट यशराज खेर और शिवराज बारड़ जो बात थे भी नहीं, उनके भी एडमिशन कैंसिल करने की बात करते हैं। हम कुलपति के ऊपर मानहानि का केस कर रहे हैं। कुलपति को एक निष्पक्ष होना चाहिए, ये संवैधानिक संस्था है, यहाँ पे सब आ सकते हैं। हम आंदोलन करके उनको राजीनामे की मांग करते हैं। गुजरात एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है।
क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के भी आदेश दिए गए? खास तौर पर आरएसएस ने अपना कब्जा विश्वविद्यालयों में अपना स्थापित करने के लिए ये विश्वविद्यालयों में गलत इंफॉर्मेशन देके देश की जो देश के लिए बलिदान दे चुके हैं इस लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका एनएसयूआई के द्वारा विरोध किया गया था। उस विरोध के पगले ये आरएसएस के प्रेशर में आके कहीं ना कहीं कुलपति के द्वारा हमारे एनएसयूआई के आगेवान और विद्यार्थियों को पर सस्पेंड किया गया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसको यूनिवर्सिटी से बाहर करने का जो कार्यस्थान इस विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया गया था उसका एनएसयूआई विरोध करती है। प्रवेश पर पाबंदी का आदेश चंद घंटों में वापस ले लिया गया है, अब आगे मांग क्या रहेगी आप लोगों की? कहीं ना कहीं वो आदेश जो यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था वो गलत आदेश था। स्टूडेंट राइट्स होता है कि गलत चीजें जब होती है तो उसका आवाज उठाना वो कोई क्राइम नहीं है। तो उसी हिसाब से एनएसयूआई के जो स्टूडेंट विंग के जो आगेवान थे उन लोगों ने एक आवाज उठाई थी, तो कोई गलत बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने जो आदेश किया था वो गलत था तो वापस ले लिया। कुछ विद्यार्थियों ने अटल कलाम में हमारा जो भवन है उसमें जाकर वहाँ जो एकेडमिक रिसर्च की प्रदर्शनी लगी हुई थी उसमें तोड़फोड़ की है और उस प्रदर्शनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, हेगड़ेवार, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों के लेटर्स और न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी। कोई ऐसा विवादित पोस्टर कि विवादित ऐसा कोई नहीं था जो किसी भी विचारधारा को क्षति पहुंचाए। इतिहास की सच्ची जानकारी वहां रखने में आई थी और आगे जब उस घटना में तपास की और उसके साक्ष्यों को देखा तो ये पता चलता है कि उसमें एनएसयूआई के घटक का, उनके विद्यार्थियों का रोल रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने एफआईआर कराने का निर्णय किया। कैंपस के अंदर जहां कुलपति बैठते हैं बिल्कुल उनकी ऑफिस के सामने की तरफ हो रहा है। कई सारे विद्यार्थी आरएसएस के विरोध में भी नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही में कुलपति का भी राजीनामा मांगा जा रहा है और बीजेपी के इशारे पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की मांग करी जा रही है। साथ ही में जो एफआईआर दर्ज कराने का कुलपति ने आदेश दिया है उस आदेश को वापस लेने की मांग के साथ एनएसयूआई के जो नेता हैं, छात्र हैं, वो विरोध प्रदर्शन कुलपति के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करके करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सूरत से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। वेसू इलाके में रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीला दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस दौरान 3 सदस्यों की मौत हो गई है जबकि परिवार की सबसे छोटी बेटी को बचा लिया गया है। जिस परिवार ने यह कदम उठाया था वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। सूरत शहर के बेसू इलाके में हैप्पी एलिगेंस बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 404 में बाल मुकुंद खेतान ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जहरीली दवा पी ली, जिससे बाल मुकुंद खेतान की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और एक बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सिर्फ एक बेटी जिंदा बची है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। सुसाइड किस कारण किया ये तो उनके फादर इन लॉ यहीं रहते हैं, वही बता पाएंगे। हमारे पास कल 5 बजे फ़ोन आई थी तो हम लोग भागते दौड़ते आज सुबह पटना से आए हैं। हमारे साला साहब की सासू माँ ने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप लोग आइए। परिवार में एक हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे उनके। कारण मेरी बात होती नहीं थी और कारण क्या है, यहाँ के लोग कोई वैभव करके कोई लड़के हैं उनके नाम बता रहे हैं, क्या है एक्चुअली वही बता पाएंगे। पुलिस जांच के दौरान घर से 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें वैभव रुंगटा नाम के शख्स का जिक्र है। आरोप है कि वैभव रुंगटा रुपयों के लेन देन को लेकर टॉर्चर कर रहा था। હેપી એલિગન્સ નામની એક બિલ્ડિંગ છે વેસુ વિસ્તારમાં, એમાં એક પરિવારે ઝેરી દવા પી અને આપઘાતનો પ્રયાસ કરેલ છે। પોલીસ સ્થાનિકે પહોંચતા બાલ મુકુંદ નામના જે ખેતાન નામના વ્યક્તિ છે એ સ્થળ પર મરણ ગયેલ હતા અને 108 દ્વારા એને પુષ્ટિ કરવામાં આવેલ। બાદ એમની પત્ની જે છે પ્રિયંકાબેન અને ભવ્યા અને પાથવી નામના 2 બાળકીઓ છે એમને દવાખાને એડમિટ કરવામાં આવેલા હતા। જે પૈકી પણ પ્રિયંકાબેન અને મોટી દીકરીનું આજે સવારે અવસાન થઈ ગયેલું છે અને આ બાબતે અમે વેસુ પોલીસ સ્ટેશનમાં વૈભવ રૂંગટા નામના એક વ્યક્તિ જે છે એમની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરેલો છે, જેમના ત્રાસથી આપઘાત કરેલો છે એવી એક સુસાઇડ નોટ એમના પરિવારજનોને મળેલી છે।
એના આધારે અમે એના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરેલ છે. सामूहिक आत्महत्या की खबर मिलते ही उनके रिश्तेदार बिहार से सूरत पहुंचने लगे। बाल मुकुंद की बहन और बहनोई ने बताया कि उन्हें किसी तरह के तनाव की भनक तक नहीं थी। अब ये लोग सुसाइड नोट के मुताबिक जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 4 लोग ने किया है, बड़ा भाई, भाभी और 2 भतीजी। आपको कितने बजे मालूम चला? मुझे 5 बजे मालूम पड़ा। मैं फर्स्ट फ्लाइट लेकर के आज सुबह 8 बजे सूरत आई हूँ। किस कारण से कुछ भी पता नहीं है, बस भाभी की मदर का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे चारों लोग सुसाइड कर लिया, लेकिन कारण कुछ भी पता नहीं है। बच्ची की अभी हाँ, आईसीयू में है एक छोटी वाली भतीजी। क्या मांग है आपको? मेरी मांग यही है कि जो भी सुसाइड नोट में लिखा हुआ है उस पर जांच पड़ताल की जाए। मेरे पास 4:11 में फ़ोन आया। मैं तुरंत फ़ोन करके वाइफ को, बेटे को यहाँ भेजा और मार्केट से मैं 4:35 में यहाँ पहुँचा तो देखा कि कुछ भी नहीं है। और जो जिनमें हरकत था तुरंत एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल गया कि बाल मुकुंद जमीन पे गिरा हुआ है पापा, 1 घंटे से आप जल्दी आए। शुरुआती जांच के अनुसार परिवार ने खेत में इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशक दवा का सेवन किया था। उसी से जहर फैलने के कारण पति पत्नी और बेटी की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट के पैलेस रोड पर मन मंदिर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला और उनके बेटे की मौत की खबर है। हादसे के वक्त 4 लोग घर के बाहर वाले हिस्से में बने हुए गेमिंग जोन में थे, इसीलिए वो सुरक्षित बच गए। आग कितनी भीषण थी इसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूरा घर और फर्नीचर जलकर खाक हो चुका है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। वो दोनों घर पे अकेले थे तो शायद शॉर्ट सर्किट हुई है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन किसकी वजह से क्या हुआ वो तो वही 2 जानते थे और वो दोनों आज हमारे साथ है नहीं, तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। पर जब यहाँ आए तो खुल नहीं रहा था दरवाज़ा और फायर ब्रिगेड वालों ने जब तोड़ा, क्योंकि ये स्टॉपर लगा दी थी अंदर से, तो जब तोड़ा तब ये पूरा राख होके ही देखा है सबने। अमरेली जिले के सावरकुंडला में एक कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर भीषण आग लगी थी और टीवी रिपेयर की दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। तुरंत दुकान कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर थी, इसीलिए फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी का एक भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, जिससे कि आग पर काबू पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।